स्वागत है प्रिय छात्रों। बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का इलेक्टिव कोर्स इलेक्ट एग्रॉन 311 कृषि कचरे का प्रबंधन, इसके यूनिट 2 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यूनिट 2 का चौथा लेक्चर हिंदी में आज हम आपको देने जा रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ रिसाइक्लेबल क्रॉप रेजिड्यू। फसल का जो अवशेष हमको मिलता है, हमारे पास उसको पुनः चक्रण करने का कितनी क्षमता है, यह चीज़ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका पुनः चक्रण कैसे किया जाता है, इसका एक जो तरीका है एनारोबिक डिकम्पोजिशन, जिसमें कि हम गोबर गैस या बायोगैस बना करके कृषि कचरे का पुनः चक्रण करते हैं, जिससे हम कई उपयोगी चीज़ें बनाते हैं। कई नहीं, 2 उपयोगी चीज़ें तो हम बनाते हैं। एक हमको बायोगैस मिलती है, जिससे हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या हम गाड़ियों का ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमको जो मिलता है वो डाइजेस्टेड बायोस्लरी, जो कि एक बहुत अच्छा हाई पोटेंशियल कार्बनिक खाद है। अभी हमको ये समझना चाहिए कि ये सब जो हमको कृषि कचरे का प्रबंधन करना है, ये हमारे पास आखिर इस कृषि कचरे का प्रबंधन करने के लिए कितनी क्षमता है, यानी कि हमारे पास कितनी क्षमता में कृषि कचरा उत्पादित हो रहा है, कितना हम उसका कितने कचरे का हम चक्रण कर पा रहे हैं, और कितना कचरा हमारे पास सरप्लस में यानी अधिकता में उपलब्ध है, जिसका कि हमें पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे सरप्लस वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया। भारत में कितना कृषि कचरा उत्पादित होता है और हमारे पास अधिक कितना है भी। पोटेंशियल ऑफ वेस्ट टू सप्लाई न्यूट्रिएंट, हम यह भी देखेंगे कि ये जो कृषि कचरा है, हम आपको बता रहे हैं कि इसका पुनः चक्रण करके या इसकी प्रक्रिया करके हम खेती में उपयोग आने वाली कार्बनिक खाद बना सकते हैं। तो उसकी कितनी क्षमता है पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की। तो उसकी पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की क्षमता भी आज के इस लेक्चर में देखेंगे। कृषि कचरे का पुनः चक्रण करके ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा। तो हम यह देखेंगे कि कृषि कचरे में ऊर्जा का उत्पादन करने की कितनी क्षमता है, और फिर हम एक भारत में देखेंगे कि ये भारत में जो हमारा ऊर्जा उत्पादन का काम है, ये कहाँ तक पहुँचा, ये काम अभी कितना हो रहा है, किस किस राज्यों में कितना काम ऊर्जा उत्पादन का, ये कृषि कचरे के द्वारा ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। ये बिंदु हम आज के इस व्याख्यान में कवर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पहले ये समझ लेते हैं कि भारत में कृषि कचरा जो अनाज के फसल अवशेष के रूप में पैदा होता है, अनाज के फसल अवशेष के रूप में हमको कितना कृषि कचरा प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 500 से 550 मिलियन टन कृषि कचरा भारत में एक साल में पैदा होता है। ये जो एक आकलन है, ये आकलन MNRE के द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये भारत सरकार में कुछ साल पहले ही अस्तित्व में आया विभाग है, जो कि ये विभाग असल में कृषि कचरे का प्रबंधन के ऊपर काम नहीं करता है। ये जो मंत्रालय है MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये मंत्रालय असल में भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के दूसरे विकल्प के ऊपर काम करता है। भारत अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए मुख्य रूप से कोयले पर निर्भर है। इसके अलावा भारत मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद के ऊपर निर्भर है। तो ये मंत्रालय काम करता है कि पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर अपनी निर्भरता घटा करके ऊर्जा के कुछ दूसरे स्रोत, जिन्हें कि हम रिन्यूएबल स्रोत, नए स्रोत कहते हैं, नए उपयोग होने वाले, बार बार उपयोग होने वाले स्रोत कहते हैं, उनका उपयोग किया जा सके। तो इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी
ये सौर ऊर्जा के ऊपर भी काम करते हैं। सौर ऊर्जा के अलावा ये देखते हैं कि जो कचरा है, कृषि का कचरा है या जो खाद्य प्रसंस्करण कंपनी है उनके से जो कचरा निकलता है, जिसको भी हम कृषि कचरा कहते हैं, इस कचरे से क्या ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है, तो उसके ऊपर ये काम करते हैं। और इसके अंतर्गत देश में कृषि कचरे का पुनः चक्रण का काम किया जा रहा है। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ही ये आकलन किया है कि 500 से 550 मिलियन टन कृषि कचरा भारत में पैदा होता है। इसमें से एक सबसे बड़ा भाग फसल अवशेष के रूप में आता है, और फसल अवशेष में अनाज के द्वारा जो फसल अवशेष पैदा होता है वो 70% हिस्सा अनाज का है। तो आप समझ लीजिए कि 70% कृषि कचरा तो सिर्फ अनाज से आता है। ये अनाज से लगभग 352 मिलियन टन, 500 में से 352 मिलियन टन कृषि कचरा अनाज से आता है। इसके बाद जो हमारी फाइबर क्रॉप, जिसमें कि मुख्य रूप से कॉटन है, दूसरी फाइबर क्रॉप जूट है और सनहेम्प है, लेकिन जो मुख्य रूप से हमारी फाइबर क्रॉप है वो कॉटन है। कपास से 66 मिलियन टन कचरा आता है। इसके बाद जो हमारी तिलहनी फसलें हैं, जिसमें ये सरसों, राई, मूंगफली, ये जो फसलें आती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, इससे 29 मिलियन टन कचरा एक साल में प्राप्त होता है। दलहनी फसलों से 13 मिलियन टन कचरा प्राप्त होता है। और गन्ना अपने आप में एक प्रमुख फसल है, कैश क्रॉप। गन्ना पूरी तरह से अलग एक फसल है जो कि 12 मिलियन टन कचरा एक साल में हमको देती है। तो इतना कृषि कचरा हमें फसल अवशेष के रूप में पैदा होता है। और जो हमको, मैंने बोला 70% कचरा, तो इसमें सिर्फ कृषि कचरा या 70% फसल अवशेष तो केवल अनाज से आता है। अब इस अनाज के अंदर भी जाए तो धान, गेहूं, मक्का और बाजरा, ये 4 ही सिर्फ प्रमुख फसलें हैं जो 70% जो बहुत ज़्यादा कृषि कचरा हमको देती है। धान लगभग 70% कृषि कचरा देता है, और तो ये 70% कचरा इन 4 ही से आता है। और धान से लगभग 34% कृषि कचरा आता है। 34% कृषि कचरा धान से प्राप्त होता है। इसके बाद 22% कृषि कचरा गेहूं से प्राप्त होता है। तो अनाज के अंदर भी गेहूं और धान 2 ऐसी प्रमुख फसल हैं जो काफ़ी अधिक मात्रा में फसल अवशेष का उत्पादन करती हैं। इतनी अधिक मात्रा में फसल अवशेष पैदा होता है। इसके अलावा फाइबर क्रॉप जो कॉटन हमारी है, इससे 13% कृषि कचरा आता है। तो जो फाइबर क्रॉप है इसमें कॉटन मुख्य है। तो 53 मिलियन टन कृषि कचरा सिर्फ कपास से आता है। और दूसरे नंबर पे नारियल का स्थान है, क्योंकि नारियल से उसके सूखे पत्ते और नारियल से हम गरी अलग निकाल लेते हैं तो उसका फाइबर और उसका शेल वो कृषि कचरे के रूप में, सूखा कृषि कचरे के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो 12 मिलियन टन कृषि कचरा नारियल से भी पैदा होता है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो हमको कृषि कचरा मिलता है, इसमें एक बहुत बड़ी संख्या सूखे कृषि कचरे की है। सूखे कृषि कचरे को उसका निस्तारण किया जा सकता है, उसका प्रबंधन किया जा सकता है, तकनीक उपलब्ध है। पर समस्या क्या है कि ये तकनीक में कुछ तो खर्चा होता है और कुछ समय ज़्यादा लगता है। तो किसान उसको जलाना सबसे आसान समझता है। तो जलाना आसान तो है, लेकिन जलाना हानिकारक है। कृषि कचरा जलाने के हानिकारक प्रभाव के ऊपर हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। अभी यहाँ पर ये देखिए कि भारत के कृषि कचरा यद्यपि कि पूरे देश से पैदा होता है, लेकिन भारत के ये 3 प्रमुख राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र, जो काफ़ी अधिक मात्रा में कृषि कचरा उत्पादित करते हैं। तो सबसे अधिक 60 मिलियन टन कृषि कचरा उत्तर प्रदेश से उत्पादित होता है। 51 मिलियन टन कृषि कचरा या फसल अवशेष पंजाब से उत्पादित होता है, और 46 मिलियन टन फसल अवशेष महाराष्ट्र से उत्पादित होता है। तो इतनी बड़ी संख्या में कृषि कचरे का उत्पादन सिर्फ इन 3 राज्यों से आ रहा है। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश से कृषि कचरा आ रहा है, इसमें धान और गेहूं प्रमुखता से है। तीसरे नंबर पे गन्ना है। जो पंजाब से कृषि कचरा पैदा होता है, इसमें धान और गेहूं प्रमुख रूप से है।
महाराष्ट्र में जो कृषि कचरा उत्पादित होता है या फसल अवशेष उत्पादित होता है, इसमें धान गेहूं का अंश नहीं है। इसमें गन्ना और कपास, ये दो प्रमुख रूप से कृषि कचरा देने वाली फसल महाराष्ट्र में पैदा की जाती है। तो चूंकि सूखा कचरा काफ़ी अधिक मात्रा में आ रहा है, इसमें किसान इसको जलाना ज़्यादा उचित समझते हैं, लेकिन जलाना हानिकारक है। तो उसका करना क्या चाहिए फिर? तो यहाँ इसमें बताया गया है कि इसका हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका क्या उपयोग किया जा सकता है। तो ये इसका उपयोग जो किया जा सकता है, लाइव स्टॉक फीड, इसको जानवरों को खिलाने में किया जा सकता है। कंपोस्ट मेकिंग, कार्बनिक खाद बनाने के लिए कृषि कचरे का उपयोग किया जा सकता है। एनर्जी से सोर्स, ऊर्जा के स्रोत का उत्पादन करने के लिए भी कृषि कचरे का उपयोग किया जा सकता है। बायोफ्यूल जो हम कहते हैं, हमारा जैव ईंधन और जैव तेल बनाने के लिए भी कृषि कचरे का इस्तेमाल करना चाहिए। बायोमीथेन जो कि एक नॉन डिस्ट्रक्टिव वे है कृषि कचरे, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब जो कृषि कचरे का अगर समुचित प्रबंधन ना किया जाए तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मीथेन उत्पादन करके इस मीथेन का उपयोग किया जाना, यह एक नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीका है कृषि कचरे के प्रबंधन का। गैसिफिकेशन करते हैं, यानी कि जो हमारे फसल अवशेष हैं उससे हम गैस का उत्पादन कर सकते हैं, मुख्य रूप से बायोगैस ही है ये। और एक उसका उपयोग होता है बायोचार, फाइन ग्रेन चारकोल विच कैन पोटेंशियली प्ले ए मेजर रोल इन द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन इन सॉइल। ये बायोचार, ये आपको कुछ नई चीज़ लग रही है, जो जलने योग्य कृषि कचरा है, इसको काफ़ी अधिक तापमान पे गर्म करके लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड या 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इस कृषि कचरे को गर्म किया जाता है। उसके बाद एक महीन दानेदार काले रंग का पदार्थ हमको मिलता है, उसके अंदर बहुत अधिक कार्बन की मात्रा होती है। तो ये कार्बन इतना हम निकाल करके एक बायोचार बना लेते हैं और इसको हम, इसका बायोचार का मिट्टी में उपयोग किया जाता है। ये बायोचार मिट्टी में कार्बन कंटेंट को बढ़ाने के लिए या मिट्टी में कार्बन की मात्रा को बढ़ाने और लंबे समय तक संचित रखने के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। तो इस प्रकार से कृषि कचरे का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, किया जाता भी है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसी एक स्लाइड में समझा कि हमारे पास कितना क्षमता है कृषि कचरा के द्वारा हमें अन्य उपयोगी वस्तुएं या उपयोगी काम करने की। कितनी क्षमता इसलिए क्योंकि इतना हमारे पास कृषि कचरा उत्पादित हो रहा है। हम कृषि कचरे का ये उपयोग कर भी रहे हैं, लेकिन वो भी कम मात्रा में कर रहे हैं, तो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये हम अगर इसको राज्य दर और फसल दर देखें कि हमें को कितना कृषि कचरा कहाँ से मिल रहा है, हमारी क्या क्षमता है कृषि कचरे का पुनर्चक्रण करने की, तो हम देखते हैं कि जो हमें अनाज से कृषि कचरा मिलता है वो 342 मिलियन टन कृषि कचरा सिर्फ अनाज से आ रहा है, जिसमें से 21 मिलियन टन कृषि कचरा तो जला दिया जा रहा है। और जो उपयोग करने के लिए भी हमारे पास कृषि कचरा बचता है वो 114.27 मिलियन टन कृषि कचरा हमारे पास अभी उपलब्ध है अभी। लेकिन अगर आप इसको देखें कि कौन से राज्य ज़्यादा जला रहे हैं और सरप्लस कम हो रहा है, तो आप देखिए छत्तीसगढ़ में ज़्यादा जलाया जा रहा है, गुजरात में ज़्यादा जलाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में ज़्यादा जलाया जा रहा है। लेकिन आप महाराष्ट्र में अगर देखें, महाराष्ट्र उत्पादित तो बहुत कर रहा है, 175.81 मिलियन टन कृषि कचरा महाराष्ट्र में उत्पादित होता है, लेकिन 6.27 मिलियन टन ही वो जलाते हैं सिर्फ। और उपयोग करने के बाद जो सरप्लस कृषि कचरा है जलाने और दूसरे उपयोग के पास, जो हमारे पास अधिक कृषि कचरा बचा, ये देखिए, ये रेजिडू जनरेशन माइनस रेजिडू बर्न नहीं है। जो हम सरप्लस रेजिडू की बात कर रहे हैं, जो सरप्लस अवशेष हमारे पास कचरे का बचा है, ये जलाने के बाद जो बचा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में 10.49 मिलियन टन कृषि कचरा उत्पादित हुआ, 1.84 मिलियन टन तो जला दिया गया। इसके बाद कुछ कृषि कचरा लगभग 3-4 मिलियन टन उपयोग भी कर लिया गया। 4 या 5 मिलियन टन कृषि कचरा
कंपोस्टिंग में या फिर बायोगैस में बनाने में उपयोग किया गया, लेकिन इसके बाद भी 3.5 मिलियन टन कृषि कचरा छत्तीसगढ़ में ही अकेला अधिक मात्रा में पैदा हो रहा है, अधिक बच जा रहा है हमारे पास, जो इधर उधर ओपन यार्ड डंपिंग करके वातावरण को खराब करना और वेस्ट बर्बाद किया जा रहा है। महाराष्ट्र में देखिए जलाते बहुत कम है, 175 मिलियन टन कचरा महाराष्ट्र में पैदा हो रहा है, जलाते भी कम है और उपयोग उसमें वो ज़्यादा ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र के कृषि कचरा के उपयोग करने की क्षमता हम देखते हैं ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी महाराष्ट्र में हमें अधिक मात्रा में अब कृषि कचरे का अवशेष हमको बच रहा है, जो कि इधर उधर फेंका जा रहा है और बर्बाद हो रहा है। इसका भी उपयोग किया जा सकता है इस प्रकार से। ये सिर्फ अनाज की बात है। महाराष्ट्र में जो मुख्य रूप से अनाज हो रहा है वो मेज है और मिलेट होता है। फिर हम सब्जी और फल की बात करें, जो हमारे उद्यानिकी क्षेत्र हैं, ये भी काफ़ी कृषि कचरा उत्पादित करते हैं। तो उद्यानिकी क्षेत्र भारत के अंदर कुल 31.45 मिलियन टन कृषि कचरा उत्पादित करते हैं, जिसमें से 15.73 मिलियन टन कृषि कचरा अभी भी हमारे पास सरप्लस बच रहा है। इसी प्रकार से अगर हम फल में देखें तो फल भी कोई 30.18 मिलियन टन कृषि कचरा उत्पादित करते हैं। 15.09 मिलियन टन कृषि कचरा अभी भी हमारे पास अधिक हो रहा है, ये अधिकता में है। अगर हम राज्य दर देखें तो फिर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कृषि कचरा का उत्पादन हो रहा है, सब्जी और फलों द्वारा भी, क्योंकि सब्जी और फलों के लिए भी महाराष्ट्र, खासकर फलों के लिए अगर आप देखें, भारत के अंदर केला उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 है। भारत में अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 है। भारत में अनार उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 है। भारत में संतरा उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो महाराष्ट्र में फल उत्पादन की इतनी क्षमता है। हालांकि वो एक अलग बात है, फल उत्पादन में नंबर 1 राष्ट्र महाराष्ट्र का प्रमुख भोजन है बड़ा पाव। जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली चीज़ें वो ज़्यादा खाते हैं और फल को कम खाते हैं, लेकिन ठीक है, वो एक अलग बात है। महाराष्ट्र में फल का इतना उत्पादन होता है तो जाहिर है कृषि कचरा भी ज़्यादा उत्पादित होगा। आधा का लगभग इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, तो 7.99 मिलियन टन कृषि कचरा महाराष्ट्र में अधिकता में है। तो हम देखते हैं कि भारत में हॉर्टिकल्चर की बात करें, उद्यानिकी की बात करें, तो उद्यानिकी में भी जितना कृषि कचरा उत्पादन भारत में हो रहा है, जो भारत में कृषि कचरा उत्पादन करने की क्षमता है, अभी उसका आधा उपयोग करने की क्षमता भी हमारे पास बची हुई है। आधा हम उपयोग कर पा रहे हैं, चाहे हम फल की बात करें, चाहे हम सब्जी की बात करें। जो हमारे पशुपालन उद्योग से कृषि कचरा पैदा होता है, वो भी काफ़ी अधिक मात्रा में कृषि कचरा पैदा होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गाय के द्वारा डेयरी से जो कचरा आता है 75 मिलियन टन। दूसरे नंबर पे भैंसों की जो भैंस पालन का उद्योग है, वहाँ से 52 मिलियन टन कचरा आता है। शीप, गोट, पिग से भी थोड़ा थोड़ा कृषि कचरा उत्पादित होता है। कैमल और पोल्ट्री से 0.19 मिलियन टन कृषि कचरा, जो कि एनिमल एक्सक्रीटा है, जो पशुओं के, पक्षियों के या जानवरों के मल द्वारा कचरा एकत्रित होता है। इसका पोटेंशियल बहुत है, इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। इससे गैस बनाने की क्षमता, ऊर्जा उत्पादन की क्षमता, खासकर जो पशुओं का कचरा है, इसकी ऊर्जा उत्पादन की क्षमता पौधों के कृषि कचरे के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। तो इसका उपयोग भी हमें किया जाना चाहिए। लगभग 135.86 मिलियन टन कचरा तो सिर्फ पशुपालन उद्योग से एक वर्ष में भारत के अंदर पैदा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलों के कितना कितना कृषि कचरा अधिकता में उपलब्ध है। ये हमारा एक पोटेंशियल है, ये हमारी क्षमता है कि हम इतना कृषि कचरे का उपयोग अभी और कर सकते हैं। जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो अच्छी बात है। वो अभी कितना कितना राज्यों में कर रहे हैं और कैसे बढ़ाना है वो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें अनाज की, तो अनाज का सबसे अधिक कृषि कचरा
उत्तर प्रदेश और पंजाब से पैदा होता है। 10 मिलियन टन से अधिक बचा हुआ कृषि कचरा, यानी अवशेष, जो सरप्लस अवशेष, जो बचा हुआ कृषि अधिकता कृषि कचरा की है, वो सबसे अधिक सीरियल्स में यानी अनाज में पंजाब और उत्तर प्रदेश की है। दूसरे नंबर पे हरियाणा और राजस्थान की है, और ये कुछ हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। फिर तीसरे नंबर पे सर्वाधिक कृषि कचरा पूरे भारत में उत्पादित हो रहा है। केवल ये जो केरला है, ये काफ़ी कम सरप्लस इनके पास अनाज का है, और अनाज के कचरे का सरप्लस केरला में कम है। उसके पीछे कारण ये भी है कि केरला में अनाज की खेती होती नहीं है। केरला में मसालों की खेती और जो प्लांटेशंस हैं, जैसे कॉफ़ी है, काली मिर्च है, ये काफ़ी अधिकता में है। तो इसलिए केरला में अनाज का कृषि कचरा कम है हमारे पास। अगर हम तिलहनी फसलों की बात करें तो सबसे अधिक कृषि कचरा तिलहनी फसलों का राजस्थान में है। यहाँ से आप एक चीज़ ये भी आइडिया लगा सकते हैं, सबसे ज़्यादा तिलहनी फसलों का उत्पादन भी राजस्थान से ही होता है। यहाँ तक कि जो ICAR का सरसों अनुसंधान केंद्र है, वो भी ग्वालियर के पास में ही राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। और पूरे राजस्थान में और हमारे मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, तो दूसरे नंबर पर राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तिलहनी फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम देख रहे हैं कि तिलहनी फसलों का कृषि कचरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुतायत में उपलब्ध है। तीसरे नंबर पर हरियाणा और गुजरात है, जो कि तिलहनी फसलों का कृषि कचरा अधिक मात्रा में उत्पादित करता है। दलहनी फसलों पर आए तो फिर राजस्थान में दलहनी फसलों का कृषि कचरा बहुतायत में उपलब्ध है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, जहाँ पे दलहनी फसलों का कृषि कचरा अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। इसी प्रकार से अगर हम गन्ने की बात करें तो सबसे ज़्यादा गन्ने का सरप्लस कृषि कचरा ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है। गन्ने का सरप्लस कृषि कचरा दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। तीसरे नंबर पे आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक में है। अभी यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बात सही है, लेकिन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गन्ना कम नहीं होता है। यह भी गन्ने के प्रमुख राज्य माने जाते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि गन्ने के वेस्ट का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए हमने कैंपेन भी चलाया था जो किसानों को समझाने के लिए कि आप गन्ने का जो कचरा है, जिसको शुगर केन ट्रैश बोलते हैं, उसको जलाइए मत। तो कर्नाटक के किसान काफ़ी माने इस बात को। तो कर्नाटक में काफ़ी अधिक गन्ना होता है, उसके बावजूद भी कचरे, जो सरप्लस कचरा है वो कम हो गया। महाराष्ट्र में भी गन्ना होता है, लेकिन वहाँ के किसान भी माने। उत्तर प्रदेश के किसान अभी भी नहीं मानते, जलाते हैं बहुत। और सरप्लस कृषि कचरा भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। उद्यानिकी की बात करें तो उद्यानिकी का कृषि कचरा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे सब दक्षिण भारत में पूरे हम देखते हैं कि हमारे उद्यानिकी फसलों का कृषि कचरा ज़्यादा है। बाकी दूसरी फसलों में अगर हम आए तो महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर और भी कई तरह की फसलें ली जाती हैं। पंजाब, हरियाणा में भी कई और तरह की फसलें ली जाती हैं। तो इसका कृषि कचरा भी इन राज्यों में बहुत है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम क्रॉप एक एक फसल के या एक एक फसल के एक एक श्रेणी के ऊपर, ग्रुप के ऊपर जाएं, तो हम देखेंगे कि लगभग पूरे भारत में अलग अलग फसलों का कृषि कचरा अधिक मात्रा में उपलब्ध हमको मिलता है। तो इतना हमारे पास कृषि कचरे के निस्तारण का या उसके समुचित प्रबंधन का, उससे ऊर्जा उत्पादन करने का और उससे दूसरे उपयोगी चीज़ें बनाने का हमारे पास पोटेंशियल है। हम कह रहे हैं कृषि कचरे का एक उपयोग करना चाहिए कि उससे कंपोस्ट बना के या उससे डाइजेस्टेड बायोस्लरी या कंपोस्ट का खेती में कार्बनिक खाद के तौर पर उपयोग करना चाहिए। तो हमें यह तो पता हो कि इन कृषि कचरे से कितने कितने पोषक तत्व मिलते हैं, तब तो हम इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ, इसका कार्बनिक खाद के तौर पर उपयोग करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमें को चावल से 0.61% नाइट्रोजन मिलती है। चावल का जो है उससे जो कंपोस्ट मिलता है
उससे 0.61% नाइट्रोजन मिलती है, 0.18% फास्फोरस और 1.38% पोटाश मिलती है। गेहूँ से हमको 0.48% नाइट्रोजन मिलती है, 1.18% पोटाश मिलती है। आलू का कृषि कचरा अगर हम देखें, जो आलू कचरा है के तौर पे निकल के आता है, उसका अगर हम प्रबंधन करें तो हमको 0.52% नाइट्रोजन मिल रही है, 0.21% फास्फोरस और 1.06% पोटाश मिल रही है। तो आलू को इधर उधर कंपनी या डंपिंग सड़क के किनारे फेंक करके खुले में सड़ने देना और वातावरण को और ज़मीन को प्रदूषित करना, उससे बेहतर है कि आलू का जो अगर रिजेक्टेड आलू है हमारे पास, तो उसकी हम कंपोस्टिंग करें, हमें एक पोटेंट अच्छा कार्बनिक खाद प्राप्त होगा। यहाँ देखिए हमने बताया कि 1 टन कृषि कचरे में हमें कितने टन न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। तो 1 टन कृषि कचरे से 0.02 टन न्यूट्रिएंट धान से प्राप्त होते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं जौ से भी 0.02 टन न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे अच्छा कृषि कचरा दलहनी फसलों का माना जाता है। दलहनी फसलों का कृषि कचरा अगर आप देखिए, इसमें अगर हम नाइट्रोजन की बात भी करें तो 1.29% इसमें नाइट्रोजन है, 0.36% इसमें फास्फोरस है, 1.64% इसमें पोटाश है। तिलहनी फसलों में पोटाश ज़्यादा है, नाइट्रोजन कम है। और तो अगर हम कृषि कचरे से कितना पोषक तत्व हमें उपलब्ध होता है उसकी बात करें तो सबसे अच्छा कृषि कचरा दलहनी फसलों का माना जाता है। हालांकि सभी फसलों में हम देखते हैं कृषि कचरे से पोषक तत्व देने की क्षमता अच्छी है। अभी अगर हमने अनाज का अभी देखा, हमने अभी कुछ फसलों का देखा, इन कुछ फसलों के बाद जैसे शुगर, गन्ना, आलू, तिलहनी फसलें, अनाज, और अगर हम राज्यवार बात करें कि किस राज्य में किस फसल से या किस ग्रुप की कृषि कचरे से कितना न्यूट्रिएंट हमको मिलता है, तो छत्तीसगढ़ में 0.01% क्रॉप रेजिड्यू है जो हमें न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। सब्जी से 0.001% और फ्रूट वेस्ट और एनिमल एक्सक्रीटा से। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमको जो जानवरों का कृषि कचरा है उससे आप देखिए न्यूट्रिएंट, उसका जो पोषक तत्व देने की क्षमता है वो किसी भी फसल के कृषि कचरे के पोषक तत्व देने की क्षमता से अधिक है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जानवरों का कृषि कचरा पौधों के पोषण के लिए बहुत ही उपयोगी कचरा होता है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। जानवरों के कृषि कचरे से ऊर्जा उत्पादन, अगर गैस का उत्पादन कर रहे हैं तो वो भी अच्छी मात्रा में हो सकती है। तो अब ये ऊर्जा उत्पादन की बात अगर करें तो बायो एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम सरप्लस रेजिड्यू, तो जो हमारे पास अधिक कृषि कचरा बच रहा है उससे हम कितना एनर्जी, कितनी ऊर्जा उत्पादित कर सकते हैं, तो ये पेंटाजूल में नापी गई है। पेंटाजूल मतलब 1 जूल गुणा 10⁻15, यानी 1 जूल गुणा 10⁻15, वो 1 पेंटाजूल होता है। तो इतना कृषि कचरा अलग अलग राज्यों में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि कचरे से ऊर्जा उत्पादन की बहुत अधिक क्षमता अभी बची हुई है। महाराष्ट्र से कृषि कचरे से ऊर्जा उत्पादन की क्षमता हमारे पास है। इसमें भी देखिए, अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो महाराष्ट्र में हमारे पास हॉर्टिकल्चर क्रॉप मात्रा में बची हुई है। सीरियल्स हमारे पास इतनी है, लेकिन अधिक शुगर केन है। उत्तर प्रदेश में देखिए कितना अधिक शुगर केन का हमारे पास पोटेंशियल है। दूसरे नंबर पे सीरियल का पोटेंशियल है। थोड़ा सा ऑयल सीड का भी पोटेंशियल हमारे पास है। गुजरात के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास अन्य फसलों का बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि गुजरात मल्टी क्रॉपिंग राज्य है। वहाँ पे विभिन्न प्रकार की फसलें गुजरात में बोई जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है ना, अधिक मात्रा में गन्ना है, दूसरे नंबर पे अनाज है, बस। बाकी उद्यान की फसलें और सब्जियों की खेती बहुत थोड़ी थोड़ी है। तो एक प्रकार का मोनोक्रॉपिंग जो उत्तर प्रदेश में पैटर्न देखने को मिलता है, गुजरात में वैसा नहीं है। तो सरप्लस जो बायोमास हमारे पास है उससे ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में अभी कितना होता है, तो उसको हम देखते हैं कि 10,000
ये इसकी क्षमता कितनी हमारे पास अभी है, कितना मेगाजूल उत्पादन करने की क्षमता अभी हमारे पास बची हुई है, क्या पोटेंशियल हमारे पास सरप्लस बायोमास से ऊर्जा उत्पादन का अभी भी बच रहा है। तो अभी देखिए पंजाब के अंदर ज़्यादा इसका प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। अभी 10,000 मेगाजूल पर कैपिटा से अधिक ऊर्जा उत्पादन हम पंजाब में कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भी हम काफ़ी उत्पादन कर सकते हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जो इसका अच्छा उपयोग कर भी रहे हैं। तो इतना सरप्लस विभिन्न राज्यों में अभी हमारे पास बच रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि कृषि कचरे का भारत में कुल कितना, भारत के में कृषि कचरा उत्पादन की क्या क्षमता है, कृषि कचरे से अगर हम ऊर्जा का उत्पादन करना चाहें तो हमारे पास भारत में क्या क्षमता है, और किन किन राज्यों में कितने कितने उत्पादन करने की क्षमता है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए। कृषि कचरे से हमने अपने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि कृषि कचरा अनाज से अधिक पैदा होता है। हमने ये भी देखा कि जो जानवरों से कृषि कचरा पैदा होता है उसकी क्षमता कितनी अधिक है। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि कृषि कचरे को इधर उधर बर्बाद करने से अच्छा है कि उसका उपयोगी काम में उसका उपयोग किया जाए। तो कहाँ का उपयोग किया जा सकता है वो भी हमने आज के इस लेक्चर में सीखा। इसको हम और अच्छे से समझने के लिए हम ये 2 लेख हम आपको बता रहे हैं जो आप पढ़ सकते हैं। करंट साइंस में एक लेख छपा था, पोटेंशियल ऑफ सरप्लस क्रॉप रेजिड्यू, हॉर्टिकल्चरल वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रीटा एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स इन द सेंट्रल एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो ये अप्रैल 2019 में का जो करंट साइंस है उसमें छपा है। एक लेख और है 2014 में छपा है, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिव्यू। इसमें ये छपा है बायो एनर्जी पोटेंशियल ऑफ क्रॉप रेजिड्यू बायोमास इन इंडिया, ये 2014 में छपा। इन दोनों लेख को अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ में आएगा कि भारत के अंदर अभी कृषि कचरे का प्रक्रिया करने की कितनी क्षमता विकसित की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।